नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज लेकर आए हुए हैं उत्तरवर्ती मुगल राजवंश का पार्ट 2। इससे पहले हमने पहले पार्ट में आपको एक वीडियो बताया था जिसमें बहादुर शाह के बारे में आपको बताया था। हुआ क्या था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र जो थे उन्होंने क्या किया था, पांचों पुत्रों में आपस में युद्ध चला और युद्ध चल करके वहाँ पर मोहम्मद मुअज्जम जो था, जिसे बहादुर शाह कहा गया, वो शाह आलम की उपाधि के साथ युद्ध में विजयी हुआ और शाह आलम की उपाधि के साथ शासक बन गया। इसके बाद वो राज करता रहा और 1712 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 4 पुत्र थे उनके आपस में गृह युद्ध छिड़ जाता है और इस गृह युद्ध के कारण लगभग 10 सप्ताह बाद उसकी दिल्ली में उसके शव को दफनाया जाता है। तो यहाँ तक कहानी हम आपको इसके पीछे वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं बहादुर शाह के पुत्रों में से जहांदार शाह जो राजा बनता है उसके बारे में आपको फुल डिस्क्रिप्शन देंगे और कब से कब तक वह राजा रहा उसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। ठीक है, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। उनका नाम क्या था? देखिए, पहले का नाम था जहांदार शाह, दूसरे का नाम था अजीमुस्सान, तीसरे का नाम था रफ़ीउस्सान और चौथे का नाम था जहान शाह। इसमें से अजीमुस्सान और रफ़ीउस्सान को कहीं कहीं बुक में अजीम अल शान या रफ़ी अल शान भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, जो नाम हो वो आप अपने हिसाब से समझ लें जो मिले बुक में। ठीक है, रफ़ीउस्सान और अजीमुस्सान। अब इन 4 पुत्रों में क्या हुआ कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों में आपस में झगड़ा होने लगता है कि कौन शासक बने। यहाँ पर जहांदार शाह जो था ये सबसे बड़ा पुत्र था। इसने क्या किया, अजीमुस्सान के साथ युद्ध हो गया और जब युद्ध हो गया तो लाहौर के नज़दीक अजीमुस्सान की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। ठीक है, ये वहाँ से खत्म हो जाता है। रफ़ीउस्सान और जहां शान को यह हरा करके जहांदार शाह क्या बनता है, शासक अपने आप को घोषित कर देता है। अब 1712 ईस्वी में ही देखिए मृत्यु हुई थी बहादुर शाह की। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह ने शासन किया और 1712 से 1713 ईस्वी तक केवल 1 साल तक क्या किया, जहांदार शाह ने युद्ध किया। जहांदार शाह यह मुगल वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। देखिए क्या था, क्या कहा गया, आपने सुना है मुगल वंश में बहुत अच्छे शासक हुए, अकबर, शाहजहां, बाबर, तो सब जो थे अच्छे शासक थे, लेकिन मुगल वंश का प्रथम एक ये अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक। और इसको सबसे ज्यादा क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, इसको कहा जाता था ये लंपट मूर्ख है। ठीक है, क्यों कहा जाता था? देखिए, क्योंकि उस समय जो शासन की बागडोर थी ये था तो जहांदार शाह, लेकिन यह विलासी प्रवृत्ति का था। तो जब विलासी प्रवृत्ति का था तो हुआ क्या कि जुल्फिकार खां जो था, शासन की बागडोर इसके हाथ में आ जाती है। ये था कौन? ये वजीर था। ठीक है, इसी की सहायता से जहांदार शाह जो था ये क्या हुआ था, विजयी बना था, इन सब से युद्ध करके अपने भाइयों से जीतने में सफल हुआ था जुल्फिकार खां की वजह से। तो उसने क्या किया, जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया और पूरी तरह से शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? जुल्फिकार खां के हाथ में। ये और असद खां कौन थे? इनको वकील नियुक्त किया गया। असद खां जो थे वो जुल्फिकार खां के पिता थे। ठीक है, यह पुत्र था और ये पिता थे असद खां, जिन्हें वकील नियुक्त किया गया था। और ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता हुआ करते थे। ठीक है, ईरानी अमीरों के नेता थे। तो इन दोनों ने मिलकर के जहांदार शाह को शासक बनाया और अपने हाथ में शासन की बागडोर लगभग ले ली। अब जुल्फिकार खां ने क्या किया कि हिंदू राजा जो थे उनको भी क्या किया, मिलाने का प्रयास किया कि इनको अपने आप में मिला लिया जाए। तो उसने क्या किया कि जयसिंह को क्या किया, जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी। एक पदवी दे दी जयसिंह को, मिर्जा राजा की पदवी। ठीक है, और उन्हें क्या किया, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा का सूबेदार इसने किसने नियुक्त किया? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां क्यों किया? क्योंकि यही यहाँ पे वजीर था और शासन की बागडोर इसी के हाथ में थी। तो इसने क्या किया, मिर्जा राजा की पदवी दे दी। किसको दे दी? क्वेश्चन बनेगा किसको दे दी, तो राजा जयसिंह को। जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दी और उसे मालवा का, कहाँ का, मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके अलावा अजीत सिंह भी थे, तो अजीत सिंह को उसने क्या की पदवी दी? महाराजा की पदवी दी। यहाँ से नोट करिए कि महाराजा की पदवी अजीत सिंह को दी और मिर्जा राजा की पदवी जयसिंह को दी।
महाराजा की पदवी इनको दे करके इन्हें क्या किया, गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, गुजरात का गवर्नर बना दिया। किसको बना दिया, अजीत सिंह को। अजीत सिंह गवर्नर, जय सिंह मालवा के सूबेदार। ठीक है, इन दोनों को नियुक्त कर दिया और इनको दोनों को 7,000 का मनसब प्रदान किया। 7,000 का मनसब दे करके इनको खुश रखा और अपनी तरफ इनको मिला के रखा इनको। ठीक है, अब जहांदार शाह के समय में जो जजिया कर लगता था उसके पहले उसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया कर यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और इसके पहले आपको बताया गया था, मैंने बताया था बहादुर शाह के केस में, तो बहादुर शाह ने क्या किया था कि जो मराठा थे उनको सरदेश मुखी तो दे दी थी वसूलने के लिए, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। तो मराठा शासक जो थे, जो दक्षिण में थे, उनको क्या किया इसने, जहांदार शाह ने, इसने चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति दे दी। यानी कि चौथ का भी दे दिया और सरदेश मुखी के लिए भी दे दिया। इसका मैंने वीडियो बताया था कि चौथ और सरदेश मुखी होते क्या हैं। चौथ 1/4 हिस्सा, यानी आय, जो भी उसकी आय होती है किसी भी किसानों की या किसी की भी उनके यहाँ आय थी, उसने अपनी आय का 1/4 हिस्सा कर के रूप में देने के लिए, और सरदेश मुखी आय का 1/10 हिस्सा देने के लिए मतलब कर के रूप में दिया जाता था। उसको वसूलने की अनुमति किसको दे दी, मराठा शासकों को दे दी। लेकिन उस पर एक शर्त रखी थी, एक शर्त रखी। वह शर्त क्या थी कि जो सरदेशमुखी और चौथ वसूलेंगे वो कौन वसूलेगा, मराठे जो थे, मराठा के अधिकारी जो थे, सॉरी मुगल के अधिकारी जो थे वो वसूलेंगे और मराठा अधिकारियों को दे देंगे। ठीक है, वसूलेगा कौन, मुगल अधिकारी, यानी ये लोग नहीं वसूल सकते, वसूलेगा कौन, मुगलों के अधिकारी वसूलेंगे और वो वसूलने के बाद मराठों को दे देंगे। ठीक है, तो ये चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार यहाँ तक इन्होंने दे दिया। इसके बाद देखिए, जुल्फिकार खान ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ क्या किया, मेल मिलाप किया। छत्रसाल बुंदेला उस समय वहाँ के राजा थे और जुल्फिकार जाट भी वहीं पर राज करते थे। तो इन सब से क्या किया, मेल मिलाप करके रहा, क्योंकि सबसे लड़ाई तो मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए क्या करते थे कि कुछ लोगों को मिलाकर अपने साथ रखते थे, कुछ लोगों से बैर लेते थे। तो जुल्फिकार खान ने क्या किया था कि चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। इसके अलावा बंदा बहादुर और सिखों के विरुद्ध इन्होंने दमन की नीति जारी रखी। ठीक है, बंदा बहादुर कौन था, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पंजाब में क्या हुआ था कि पंजाब में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह के साथ तो मेल मिलाप किया था, बहादुर शाह ने कर लिया था, लेकिन उनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर और सिखों ने क्या किया था कि विरोध, काफ़ी बहादुर शाह के प्रति काफ़ी विरोध उनके द्वारा दर्शाया गया था। बंदा बहादुर भी उसमें मिला हुआ था। तो उसी समय से इनके दमन की नीति चालू थी और उस नीति को इसने भी, किसने, जुल्फिकार या जहांदार शाह ने भी जारी रखी। जहांदार शाह ने बहादुर शाह और सिखों के विरुद्ध क्या किया, दमन की नीति को जारी रखी। इसके अलावा जहांदार शाह जो था वो लाल कुंवर नाम की वेश्या से प्रेम करता था। ठीक है, लाल कुंवर नाम की वेश्या से वो क्या करता था, प्रेम करता था जहांदार शाह। इस वजह से इसने क्या किया कि जो उसके रिश्तेदार थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उनको अच्छे अच्छे पदों पर उसने नियुक्त करके रख लिया था अपने साथ। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पदों पर उसने नियुक्त किया। इसके अलावा इसने एक इजारा को बढ़ावा दिया था। एक गलत था, इसमें क्या कह सकते थे, इजारा में क्या भू राजस्व की नीलामी की जाती थी। इजारा में होता क्या था कि भू राजस्व की नीलामी की जाती थी। तो इस प्रवृत्ति के कारण इसको काफ़ी जो नुकसान हुआ किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो भी लोग थे उनका क्या हुआ, भू राजस्व की नीलामी कर दी जाती थी, जो पैसा नहीं दे पाते थे किसान। तो इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर एक वो भी बढ़ावा मिला, जो लोग थे, नीलामी जब कर दी जाती थी तो किसानों का उत्पीड़न बढ़ा और अमीरों में क्या हुआ, गुटबंदी होने लगी और एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा भी रहने लगी। क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इसलिए हो गई कि ज़मीन लेने के लिए वो लोग आतुर हो जाते थे कि यहाँ की ज़मीन खरीद लें, जिसके पास पैसा होता था अमीरों के पास, और भू राजस्व जो किसान दे नहीं पाता था उसके भू राजस्व की इसमें क्या कर दी जाती, नीलामी कर दी जाती थी। तो ये इजरा प्रवृत्ति थोड़ा गलत थी, इसकी नीति गलत मानी जाती है इसको। इसके अलावा जुल्फिकार खान ने क्या किया कि अपने सभी प्रशासनिक दायित्व, जो इसके प्रशासनिक दायित्व इसको दिए गए थे काम करने के लिए, उसने क्या कर दिया कि अपने प्रशासनिक दायित्व को एक अपने परिचय के आदमी, इनके करीबी थे, सुभग चंद्र इनके करीबी थे, जिनको इन्होंने दे दिया था अपने सारे प्रशासनिक दायित्व। यानी सारे प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कौन कर रहा था, सुभग चंद्र इनके करीबी थे, उनको दे दिया। जहांदार शाह जो था,
जहांदार शाह, ठीक है। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर, इसका एक भतीजा था। जहांदार शाह जो था इसका एक भतीजा था, फर्रुखसियर नाम था जिसका। फर्रुखसियर ने क्या किया, अपने सम्राट के पद का दावा किया इसके सामने, कहा कि मैं सम्राट बनूंगा। मतलब कहने का एक तरह से कि इसका जो भतीजा है वो सामने आया और कहा कि अब मैं यहाँ पर सम्राट बनूंगा। तो उनसे युद्ध के सामने नीति आ गई एकदम कि इससे युद्ध सामने आमने सामने आ गया। और ये फिर से वही बात आ गई उत्तराधिकार के युद्ध की, कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। यह 1 साल तक ही राजा रह पाया, 12 से 13 तक। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर जो था, इनको 2 लोगों की सहायता प्राप्त थी। वो 2 लोग कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दोनों थे सैयद बंधु इनको कहा जाता है। बड़ा भाई अब्दुल्ला खां, छोटा भाई हुसैन अली खां, ये दोनों थे। इन दोनों ने फर्रुखसियर को अपना सहयोग दिया और सहयोग दे करके इससे युद्ध करने के लिए इसको राजी कर दिया। और फर्रुखसियर राजी होकर के जहांदार शाह, यानी भतीजा था इनका, और ये जहांदार शाह के विरुद्ध 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर की ओर से उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया और विजयी हुए, ठीक है। इन दोनों की सहायता से फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को आक्रमण के लिए ललकारा। और कहाँ से ये दोनों गए थे? पटना से निकले थे, ठीक है। पटना से बढ़े और आगरा में पहुंचे। आगरा में इनका आपस में टक्कर हुई, जहांदार शाह ने आगरा में टक्कर ली, ठीक है। किसके किसके बीच? इन तीनों के बीच, ठीक है। कहने का मतलब जहांदार शाह और सैयद बंधु तो इनकी तरफ से थे, फर्रुखसियर की तरफ से। तो इन दोनों में युद्ध हुआ, जहाँ पर क्या हुआ, फर्रुखसियर विजयी हो गया। और फर्रुखसियर जब विजयी हो गया यहाँ पर, तो ये जहांदार शाह वहाँ से भाग गए, भाग करके शरण लेने चले गए। कहाँ पहुँचे? ये दिल्ली पहुँच गए शरण लेने के लिए। और शरण किसके पास ली? ये जो जुल्फिकार खां था इनका वजीर, इनके पिता जो हम बताए थे, वकील बताया था मैंने पिछले वाले अभी यहीं पर, तो इनके जो क्या था, उनका नाम असद खां, ठीक है। तो इनके पिता के पास वो गए और उन्होंने क्या किया, शरण ले ली। और जब शरण लिया तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो रहने लगे। और जैसे ही ये विजयी हो गया, कौन? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर विजयी होने के तुरंत बाद ही इसने क्या किया, जहांदार शाह को मरवा दिया, ठीक है। तो 1713 ईस्वी में जहांदार शाह को मरवा दिया और राजा कौन बन गया? बन गया फर्रुखसियर, ठीक है। तो ये कहानी थी यहाँ तक कि फर्रुखसियर फिर इसके बाद जुल्फिकार खां को धोखा दे करके उसको भी मरवा देता है, जुल्फिकार खां को भी राजा बनते ही। और इन लोगों को अपना अपना वजीर बना लेता है, ये सैयद बंधुओं को। तो यहाँ तक इसकी कहानी थी। ये थी कहानी थी हमारी जो मैंने आपको बताया जहांदार शाह की, जो कि किसके बाद आता है? बहादुर शाह के बाद, ठीक है। बहादुर शाह का पुत्र था। और बहादुर शाह के पुत्र के बाद जहांदार शाह के बाद कौन बनता है? तो फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में सम्राट बन जाता है, ठीक है। अपने आप को घोषित कर देता है। यहाँ से ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको फर्रुखसियर के बारे में बताएंगे और फर्रुखसियर से आगे जो भी आने वाले मुगल सम्राट थे उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।